अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि अमेरिका ईरान समझौता पूरा हो चुका है और इस पर अब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई इस पूरे मीटिंग में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे, वही इसका नेतृत्व करने वाले हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी का ये कहना है कि ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ऑलरेडी डिजिटली रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। जो भी डील की गई है उस पे इन तीनों के डिजिटली हस्ताक्षर हो चुके हैं। हालांकि समझौते का पूरा मसौदा अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं रखा गया है। किसी को ये नहीं पता है कि आखिरकार उस मसौदे में क्या क्या पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि दस्तावेज शुक्रवार के बाद जारी कर दिए जाएंगे, जहां सबको पता चल जाएगा कि आखिर डील क्या है। लेकिन जो भी डील साइन की गई है, सवाल फिर भी उठते हैं कि उस पूरे मसौदे में क्या है, और वो जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए एक बार वो भी समझ लेते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट्स वाला एक शुरुआती मसौदा ऑलरेडी तैयार हो गया है, जिस पर आगे तकनीकी स्तर पर बातचीत की जाएगी, यानी कि शुक्रवार। वहीं कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ईरान को आर्थिक सहायता के लिए करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी मिल सकता है, ये भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक इसकी भी नहीं की गई है और सचमुच ये होगा या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। वहीं ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स इस पूरे मसौदे में है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन दूसरा ये है कि अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दे। तीसरा, अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। चौथा पॉइंट, हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जल्द से जल्द हटाई जाए। पांचवा पॉइंट, ईरानी जहाज और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियों को खत्म किया जाएगा। छठा, 30 दिनों के भीतर ही समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाए, यानी कि नॉर्मल जैसे कि पहले चलता आ रहा था। वहीं सातवां पॉइंट ये कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा, आवाजाही आसान की जाएगी। आठवां पॉइंट है, ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। नाइन्थ पॉइंट, शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा, यानी कि शुक्रवार को जो बात होगी उससे पहले आधा हिस्सा जारी किया जाए। 10वां, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। 11वीं पॉइंट ये कहती है कि अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा। 12वां पॉइंट कहता है कि अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आयात के बदले में सैन्य गैजेट्स कम करेगा। वहीं 13वां पॉइंट यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के अपने कमिटमेंट को वापस से दोहराएगा, लेकिन 60% समृद्ध यूरेनियम के मुद्दे पर बातचीत आगे की जाएगी। 14 पॉइंट है कि 60 दिनों की औपचारिक वार्ता होगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी, यानी कि अभी तक जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है ईरान में, उसके निर्माण की बात होगी। अब ये कुछ मुद्दे हैं जो कि ड्राफ्ट में तैयार किए गए हैं और एमओयू पर साइन किया गया है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि यह मसौदा ईरानी मीडिया के मुताबिक किया गया है। अमेरिका ने अभी तक इस पूरे मसौदे पर कोई टिप्पणी नहीं की। जितने भी 14 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ ईरानी मीडिया के द्वारा जारी किए गए हैं। असल बात क्या है वो अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई। अब दिक्कत की बात यह है कि मसौदे में एक बात का जिक्र बार बार किया गया है, 2 पॉइंट्स में किया गया है कि इजराइल लेबनान पर हमले रोक देगा। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने के मूड में कहीं भी नजर नहीं आते हैं। नेतन्याहू ने सोमवार को ही साफ कर दिया है, उनका यह कहना है कि ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ इजराइल का अभियान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के सार्वजनिक होने के बाद भी नेतन्याहू के ये शब्द साफ बताते हैं कि नेतन्याहू कहीं से भी तैयार नहीं है और समझौते से शायद कहीं ना कहीं खुश भी नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान ने परमाणु विनाश के खतरे का समाप्त करने का ये ठाना था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, जिसके लिए हम डटकर मैदान पर खड़े होंगे। नेतन्याहू का यह कहना है कि हम किसी भी कीमत पर इन सुरक्षा क्षेत्रों में बने रहेंगे और वहां से जल्द हटने वाले नहीं हैं। हम इस समझौते के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना इजराइल का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसके कारण ये पूरी जंग, ये लड़ाई शुरू हुई थी। मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं था और हमने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है, जो इजराइल पर मंडरा रहे परमाणु खतरे को समाप्त करना है। अब इस बयान में नेतन्याहू ने यह बार बार दोहराया है कि इजराइल की प्राथमिकता ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है और उसके लिए कहीं ना कहीं यूरेनियम का नष्ट होना बेहद जरूरी है। चाहे अमेरिका और ईरान के बीच कोई नया समझौता क्यों ना हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे नेतन्याहू के शब्द हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिरकार ये कैसी डील है और क्या सच में शुक्रवार को जो बैठक होने जा रही है स्विट्जरलैंड में, वहां पे समझौता साइन होगा? क्योंकि यूएसए के साथ
इजराइल भी है और इजराइल इसके साथ सहमत नजर नहीं आता। खैर, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने पर अब दुनिया भर से भी प्रतिक्रियाएं हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। उनका यह कहना है कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय साझेदारियों के साथ मिलकर इस मौके का पूरा हम सदुपयोग करेंगे, जिसके लिए हम काम करने को भी तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, तब तेल की आवाजाही फिर से निर्बाध रूप से शुरू की जाएगी। यानी कि जैसे ही हम समझौता साइन कर लेते हैं, हॉर्मुज की आवाजाही नॉर्मल हो जाएगी। अब इस समझौते के लिए जो कि मध्यस्थ है, यानी कि पाकिस्तान, जो कि इसकी भूमिका निभा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि लंबी बातचीत के बाद हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा कर दी है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इनके भी बयान में साफ कहा जा रहा है कि लेबनान के खिलाफ भी जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है उसे रोका जाएगा। हालांकि हमले तभी भी जारी हैं। अब वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस पूरे संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जान भी गई है, और जो कि अच्छी बात नहीं थी। पीएम मोदी का यह कहना है कि भारत को उम्मीद है कि सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी, और यहां तक कि इसके अलावा नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित होगी और जितनी भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है सभी देशों को, वो आसान हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी होने वाली बातचीत एक टिकाऊ और अंतिम समझौते पर पहुंचेगी। यानी कि इनकी नजरें भी शुक्रवार को होने वाले समझौता जो कि साइन होने वाला है उस पर टिकी हुई हैं। वहीं मिडल ईस्ट में जंग की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस के दामों और सप्लाई पर भी गंभीर असर पड़ा है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। और ये साफ नजर भी आता है, चाहे वो सीएनजी के दाम बढ़ने हो, पेट्रोल के दाम बढ़ने हो, सबका मुख्य कारण यही था। अब भारत की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने के साथ साथ उसके दामों में भी भारी उछाल देखा गया है। भारत की घरेलू खपत का तेल और गैस का 90% हिस्सा आयात होता है, जिससे कच्चे तेल आयात का 60% से ज्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यानी कि खाड़ी देशों का मतलब साफ है कि हॉर्मुज से पास होकर ही आते हैं। इनमें अब इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल है। ये वो देश है जहां से पास होके हमारा तेल देश भारत तक पहुंच पाता है। इनमें से भी आधा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, जबकि मौजूदा संघर्ष के कारण हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही खासी बाधित कर दी गई थी। इस वजह से भी भारत पर इस जंग को लेकर खासा दबाव बना हुआ था। इसकी वजह से भारत पर काफी ज्यादा असर भी नजर आ रहा था, और इसीलिए ये समझौता लागू हो जाता है अगर, तो तेल की कीमतों में गिरावट आना भी तय है। लेकिन भारत को और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं घूम के वापस उठ रहा है। इस सवाल पर ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा तो ये कहते हैं कि पूरा खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए 3 वजहों से अहमियत रखता है। हम भारी मात्रा में वहां से तेल और गैस खरीदते हैं, और इसीलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इलाका हमारे देश के नजदीक है, जिसकी वजह से शिपिंग टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगती है। 5-6 दिन के अंदर ही समुद्री जहाज यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी आराम से हो जाता है। उससे उसकी लागत भी कम आती है। बीमा वगैरह की जो लागत है जो भी कम हो जाती होगी अगर ये पूरा जो समझौता है वो साइन हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि हमारे लगभग 1 करोड़ भारतीय उस इलाके के अंदर काम करते हैं। अब उस 1 करोड़ में कोई भी हो सकता है, इनमें हमारे मजदूर और स्किल्ड वर्कर्स जैसे लोग शामिल हैं। तीसरी वजह यह कि इसका भारत के बिल्कुल नजदीक होना और पाकिस्तान, चीन का वहां बढ़ता दबदबा है। अब भारत ऐसे हालात वहां नहीं चाहता जिससे कि वहां चीन का या पाकिस्तान का दखल बढ़ जाए। अब जैसा कि ट्रंप ने यह ऐलान भी किया है कि ईरान और उसके बीच समझौता हो चुका है, तो इससे ईरान में भारत की योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा, एक बार ये भी समझ लेते हैं। शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि दुनिया के कुल तेल का तकरीबन 20% हिस्सा जो है उसका परिवहन हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, और ये अभी तक कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो अब अमेरिका या ईरान इस पर कंट्रोल होता है, वो साफ तय करेगा कि इस पे टोल लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किसका कंट्रोल होता है। और अगर पता चलता है कि ईरान का है तो फिर जाहिर सी बात टैक्स भी लगेंगे, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगता है तो ये भारत समेत चीन और जापान जैसे देशों के लिए एक मुश्किल घड़ी साबित हो सकती है।
हालांकि समझौता लागू होने से जो जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिसमें तमाम भारतीय नाविक भी शामिल हैं, वो सुरक्षित रहेंगे और जो 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं, जो वहां काम करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्थायित्व मिलेगा। यानी कि जो जंग का खतरा लटक रहा है, जिसकी वजह से उनकी जान पे खतरा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। यहाँ तक कि जंग रुक जाती है तो तेल सस्ता हो जाएगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खबर होगी। और जो वहां से रेमिटेंस आते हैं और सारा सिलसिला दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, ये तो फायदे हो गए, ये तो पता चल गया कि भारत पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या फ्यूचर में भारत तेल और गैस के लिए अपनी निर्भरता खाड़ी देशों पर उतनी ही रखेगा जितनी अभी है, या फिर वो भरोसा कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। क्योंकि इस समझौते के लागू होने के बाद उस क्षेत्र में ईरान का दबदबा बढ़ेगा और उसके प्रतिद्वंदी सऊदी अरब की अमेरिका के अलावा देशों पर ज्यादा दबाव बढ़ेगा, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत ने ईरान के चबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह में अच्छा निवेश किया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इस जंग के बाद भारत की इन योजनाओं पर विराम लग गया। ईरान भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSCC के वजह से काफी ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। साथ ही चाबहार में 20 साल के लिए निवेश किया गया। इन सभी का भारत को फायदा साफ मिल सकता है अगर ये समझौता साइन हो जाता है। तो फिलहाल अब सवाल ये भी उठता है कि जितने भी पॉइंट्स है उसमें एक चीज नजर आई है कि नेतन्याहू कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि हमले अभी जब ये समझौता साइन किया गया, जब ट्रंप ने यह ऐलान किया, उससे कुछ घंटे बाद भी इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला किया गया है। और उसके अलावा भी जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, सबकी नजरें, सारे देशों की नजरें स्विट्जरलैंड के उस समझौते बैठक पर टिकी है कि आखिरकार उस पूरे समझौते में क्या होता है, उस बैठक में क्या होता है, क्योंकि जो यूरेनियम की बात है उस पर अभी भी सहमति पूरी तरीके से नहीं बनी है। और अगर ईरान मान जाता है कि हमें अपना यूरेनियम दे देना है अमेरिका को, तो अमेरिका उस चीज को कैसे इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है और ये डाउट ही है कि ईरान इस चीज के लिए मान जाएगा, क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसके लिए उसका यूरेनियम कितना ज्यादा अहम है और अमेरिका को भी पता है कि उनके लिए ईरान का यूरेनियम कितना ज्यादा अहम है, जिसको लेकर पूरी जंग छिड़ी थी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे स्विट्जरलैंड की बैठक में क्या होता है और अभी तक आज से उस बैठक के बीच में जो भी कुछ होगा, उस दौरान जो भी घटनाएं घटती हैं, वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। ऐसे ही और तमाम जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,